अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फिजिक्स एकेडमी। आज जो है वो डीजे कॉलेज का फिजिक्स पेपर 2 यानी कि सेकेंड ईयर फिजिक्स का जो पेपर है उसे देखने वाले हैं, उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। और बाकी सेक्शन बी और सी जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैं अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एमसीक्यूज देखते हैं। डीजे का कॉलेज हमेशा से डीजे कॉलेज का जो पेपर होता है वो हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट पेपर होता है एज फार एज एग्जामिनेशन आर कंसर्न। ठीक है ना, क्योंकि जो टीचर्स बना रहे हैं बेसिकली इस पेपर को बहुत ही अच्छा पेपर बनाते हैं। और पेपर में ऐसे तमाम के तमाम एमसीक्यूज होते हैं जो कि वाकई अगर बच्चों को आ रहे हैं तो इसका मतलब उनकी तैयारी बहुत अच्छी है। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 1, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस विल बी डबल्ड। जो वॉल्यूम है किसी भी गैस का वो डबल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज चेंज्ड फ्रॉम 17 डिग्री सेल्सियस टू व्हाट, यानी कि कितना होना चाहिए टेम्परेचर। ठीक है, वो हमें पता करना है 17 से। तो देख लेते हैं, जो रिलेशन है यहाँ पर वो डायरेक्ट रिलेशन है। वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। यानी कि हमें पता है कि V1 ओवर T1 हमेशा बराबर होता है V2 ओवर T2 के। ठीक है, इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमें T1 गिवन है वो हमें गिवन है 17 डिग्री सेल्सियस, जिसमें प्लस 273 करेंगे ताकि हमें एग्जैक्ट आंसर मिल जाए। ये हो जाएगा 290 केल्विन। ठीक है, केल्विन में कन्वर्ट करना जरूरी है। नाउ फाइनली जो हमारे पास फॉर्मूला होता है V1 ओवर T1 बराबर होता है V2 ओवर T2 के। फिलहाल हम क्या करेंगे, जो भी वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या हो गया है, वो वॉल्यूम हो गया है डबल्ड। अगर इनिशियल वॉल्यूम V था तो बाद वाला जो वॉल्यूम है वो 2V हो गया है। तो हमें देखना है टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ये हो गया 290। और बेसिकली T2 हम जो है वो मालूम करना चाह रहे हैं कि T2 कितना होगा। V से V कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 बराबर आ जाएगा 290 इंटू 2 के। 290 इंटू 2 करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 580 केल्विन। ठीक है, तो आंसर 580 केल्विन होगा। बट आप यहाँ पे सारे ऑप्शंस देखोगे ना सेल्सियस में, तो जो आंसर आया है उसको आप कन्वर्ट कर लो। क्या करना पड़ेगा, 580 में से माइनस करना पड़ेगा 273 ताकि आंसर डिग्री सेल्सियस में आ जाए, क्योंकि ऑप्शंस डिग्री सेल्सियस में आंसर आएगा 300 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम टेम्परेचर को 17 से बढ़ा के 307 कर देंगे तो वॉल्यूम जो है वो डबल हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 307 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 2, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस जो है वो C है। जो सेपरेशन है उसकी प्लेट्स का उसको हमने डबल कर दिया है। ओके, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दिया है बिटवीन द प्लेट्स। इफ द कैपेसिटी नाउ बिकम्स 2C, यानी कि जो कैपेसिटेंस है वो कितनी हो गई, कैपेसिटेंस हो गई है ट्वाइस ऑफ एक्चुअल कैपेसिटेंस। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा उस मीडियम का। देखिए अब कंडीशन क्या हो रही है, मैं आपको समझाता हूं। लेट से जो बाद वाली जो कैपेसिटेंस है उसको हमने C डैश का नाम दे दिया, और ये कह रहे हैं कि वो ट्वाइस ऑफ C के बराबर हो गई है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो है कैपेसिटेंस में इसका फर्क आया, और दूसरा फर्क आया है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डबल्ड। सेपरेशन को हमने डबल कर दिया है। सेपरेशन को डबल करने का मतलब, अगर पहले सेपरेशन D के बराबर था, जो पहले सेपरेशन D के बराबर था, लेट से C का फॉर्मूला क्या होता है, 2A एप्सिलॉन नॉट ओवर D होता है। ठीक है, ये हमारे पास एक्चुअल कैपेसिटेंस है। बाद में हमने क्या कर दिया है, बाद में हमने ये जो C का फॉर्मूला बनता है वो हो जाता है A एप्सिलॉन नॉट इनटू K, और डिवाइड में क्या आता है, डिवाइड में आता है D। और ये कह रहे हैं कि जो D है वो कितना हो गया है, वो हमने कर दिया है ट्वाइस। तो बेसिकली जो चीज कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल करो और K की वैल्यू मालूम कर लो, K की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे D से D कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा। हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता करना है जो कि K होता है, और इस सूरत में 2 से 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का आंसर आ जाएगा 4, क्योंकि कैपेसिटेंस डबल हो गई थी इस कैपेसिटेंस के, तो इस 2 को लाजमी तौर पे हमें लिखना पड़ेगा। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा K इज इक्वल टू 4, दिस वन। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज कैन बी रिगार्डेड एज द इनवर्स ऑफ। जो प्रोडक्शन होती है एक्स रेज की उसको हम रिगार्ड करते हैं एज इनवर्स ऑफ। किस चीज का इनवर्स होता है, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स रेज की प्रोडक्शन होती कब है। एक्स रेज की प्रोडक्शन तब होती है जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जाके टकराते हैं किसी मेटल सरफेस से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जाके टकराए, नतीजे में क्या इमिट हो गई, नतीजे में इमिट हो गई एक्स रेज। अब इसका रिवर्स क्या होगा, किसी सरफेस से जाके रेडिएशन टकराएगी और उसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। रिवर्स हो जाएगा ना। ऐसा कब होता है, ऐसा होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो है वो फोटोन जाके टकराता है और इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाते हैं। तो जो करेक्ट आंसर है वो होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इधर इलेक्ट्रॉन जाके टकरा रहा था, फोटोन इमिट हो रहे थे, इधर फोटोन जाके टकरा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 10 डेज, हर 10 दिन के बाद वो आधा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? वो सब्सटेंस 20 दिन में खत्म हो जाएगा? नहीं, गलत है। वो 40 दिन में खत्म हो जाएगा? नहीं, ये भी गलत है। 40 दिन के बाद 1/8 पार्ट रह जाएगा उसका, जो रह जाएगा वो हमें पता करना है। तो देखो, स्टार्टिंग अगर हमने करी है मिसाल तौर पे n एलिमेंट से, तो पहली हाफ लाइफ गुजरने के बाद वो n/2 रह जाता है। दूसरी हाफ लाइफ गुजरने के बाद n/4 रह जाएगा। अच्छा, पहली हाफ लाइफ का मतलब हो गया 10 दिन के बाद, दूसरी हाफ लाइफ का मतलब हो गया 20 दिन के बाद, 3 दिन के बाद कितना, तीसरी जो हाफ लाइफ होगी उसमें हो जाएगा n/8। n/8 का मतलब हो गया हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 30 डेज। और फिर जब 40 दिन गुजर जाएंगे, इन्होंने 40 डेज का पूछा है कि 40 डेज बाद कितना हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 4 = n/16। अब देखो 40 दिन के बाद तो कितना रह जाएगा? n/16 रह जाएगा। तो ये वाली बात भी गलत हो गई। सही तो इसका मतलब यही वाली बात होनी चाहिए, ये वाला आंसर करेक्ट होना चाहिए, 7/8, यानी कि इतना सब्सटेंस जो है वो डिसइंटीग्रेट हो चुका होगा। तो इसको मालूम कर लेते हैं। देखो, एक्चुअल कितना था? एक्चुअल था n, ठीक है ना। और अब उसमें से रह कितना गया है? रह गया है 30 दिन के बाद n/8। एलसीएम लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 8, और ये हो जाएगा 8n माइनस का 1n, कितना रह गया? 7n/8। तो ये बात सही है कि जो 7/8 पार्ट होगा वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा 30 दिन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ, ये जो यूरेनियम है उसको यूरेनियम ओर से अलग करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इनरिचमेंट, सेपरेशन, एनाहिलेशन या फ्यूजन। बेसिकली दिस इज नोन एज इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम। ये वही प्रोसेस है जिस प्रोसेस को अगर कोई यूरेनियम ओर निकाल भी लेता है ना कोई कंट्री अगर अपने मुल्क से, तो इनरिचमेंट पे पाबंदी है कि आप उस ओर में से जो यूरेनियम है उसको अलग नहीं कर सकते। बहुत सारे ममालिक के ऊपर पाबंदी आयद है। पाकिस्तान पे भी एक जमाने में थी, लेकिन बहरहाल अब तो इनरिच करता है। ईरान के ऊपर अब भी है। क्वेश्चन नंबर 6, द एब्सोल्यूट जीरो इन फ़ारेनहाइट स्केल इज। जो एब्सोल्यूट जीरो होता है इन फ़ारेनहाइट स्केल, वो बराबर होता है -273, 0, -560। करेक्ट आंसर है -460 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रख सकते हो, लेकिन कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। तो कन्वर्ट करना देखो आसान सी बात है, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। हमें पता है एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है सेल्सियस में होता है, डिग्री सेल्सियस के अंदर, -273 डिग्री सेल्सियस, इसे एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम करते हैं 9Tc/5 प्लस का 32। तो हो जाएगा 9 × Tc यानी कि 273 डिवाइड बाय 5, और हम कर देंगे प्लस का 32, और माइनस का है तो इधर माइनस कर देते हैं। 9 × 273 डिवाइड बाय 5, 491.4 माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का 32। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कराएंगे, ऑलमोस्ट आंसर आ जाएगा 460 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो याद भी रख सकते हो, वरना ज्यादा याद क्या रहता है? -273, तो आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हो। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास 460। क्वेश्चन 7, इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंटर्स इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एंटर हो रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में सेम वेलोसिटी के साथ, द इलेक्ट्रॉन शेल एक्सपीरियंस डैश फोर्स देन द प्रोटॉन। तो जो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होगी वो ज्यादा होगी, कम होगी, बराबर होगी या जीरो होगी एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो देखिए, जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है किसी भी चार्ज पे, वो डिपेंड करती है QVB साइन थीटा पे। अब एंगल की तो यहाँ पे बात हो ही नहीं रही है, एक ही डायरेक्शन से एंटर हो रहे हैं, वो एंगल डिस्क्राइब नहीं किया गया है। मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है और वेलोसिटी भी सेम वेलोसिटी है। इसका मतलब फोर्स डिपेंड कर रही होगी चार्ज के ऊपर। जिसका चार्ज ज्यादा उस पर फोर्स ज्यादा, जिसका चार्ज कम उसकी फोर्स कम। अब बात हो रही है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की, दोनों के ऊपर चार्ज सेम होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का मास तो ज्यादा होता है लेकिन चार्ज दोनों पे बराबर होता है, और ये फोर्स मास पे तो डिपेंड करती नहीं है, चार्ज पे करती है। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेगा इक्वल फोर्स देन द प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 8, द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कैन बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रेजरवायर। कोल्ड रेजरवायर का टेम्परेचर जितना डिक्रीज करोगे उतना अच्छा है। मैं हमेशा समझाता हूँ बच्चों को, हॉट रेजरवायर जितना हॉट होगा उतना अच्छा है, कोल्ड रेजरवायर जितना कोल्ड होगा उतना अच्छा है कार्नो इंजन के लिए या उसकी एफिशिएंसी के लिए। तो सीधी सी बात ये कि अगर हम टेम्परेचर कम कर देंगे कोल्ड रेजरवायर का, यानी कि उसको और कोल्ड कर देंगे, तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी हीट इंजन की। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटॉन है जिसका मास m है और चार्ज q है, उसको हेल्ड किया गया है मोशनलेस
हमने उसको मोशनलेस है हेल्ड किया गया करा है इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी बेसिकली हम ये मालूम करना चाह रहे हैं। और मोशनलेस का मतलब हो गया कि वेट बैलेंस कर रहा होगा हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स को। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 को भी एक्सप्लेन करते हैं। कंडीशन ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बराबर है उसके वेट के। वेट बराबर होता है mg के और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर होती है q इंटू ई के। हमसे ई के बारे में पूछा गया है तो ई कितना होगा, तो वो हो जाएगा mg डिवाइडेड बाय q के बराबर। तब जाके वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे दोनों और मोशन लेस हो जाएगा जो हमारे पास प्रोटॉन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा mg ओवर q के बराबर। क्वेश्चन नंबर 10, 3 इक्वल रेजिस्टेंस है कंबाइन किया गया है सीरीज में और इक्विवेलेंट आ रहा है 90। तीनों बराबर की रेजिस्टेंस है, 90 आंसर आ रहा है, इक्विवेलेंट है। तो जब उनको कंबाइन करेंगे पैरेलल में तो उसका आंसर कितना आएगा। अब पहली बात ये कि वो तीनों इक्वल आपको पता होनी चाहिए। तो 3 इक्वल रेजिस्टेंस हैं, मिसाल के तौर पे हम इस तरीके से करेंगे, इसको पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। चलो अच्छा, ये 100% में आ जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो बराबर है R प्लस R, क्योंकि तीनों बराबर हैं। टोटल आंसर 90 आ रहा है और इधर आ रहा है आंसर 3R के बराबर। तो R इसका मतलब बराबर आएगा 90 डिवाइड बाई 3। 90 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा 3 1 जार 3 और 3 3 जार 9। तो इसका मतलब एक रेजिस्टेंस जो है वो 30 ओम्स की है। अब जब आपको पता लग गया हर एक रेजिस्टेंस 30 ओम की, अब आपने उनको पैरेलल ज्वाइन करना है। 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30। ठीक है, तो एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले गए यहाँ पे 3/30 और ये आ गया 1/RE। RE को फाइंड करना है, रेसिप्रोकल करेंगे तो 30 डिवाइड बाई 3 आएगा। इट मीन्स आंसर आएगा 10 ओम के बराबर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, 10 ओम दिस वन। The process of combining the low frequency signal with high frequency carrier wave is called, इसको कहते हैं मॉड्यूलेशन। चैप्टर नंबर 16 के अंदर है। जब हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को कंबाइन कर देते हैं हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ, इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन करते हैं और अलग करने को डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रियल गैसेज डज नॉट स्ट्रिक्टली ओबे गैस लॉ एट। अच्छा, अब रियल गैसेज बिहेव करती हैं आइडियल गैसेस में कब। जो रियल गैसेस हैं वो आइडियल गैसेस में बिहेव कब करती हैं, जब प्रेशर लो होता है और टेम्परेचर हाई होता है, तब वो बिहेव करती हैं आइडियली। ठीक है ना, तो अब इसका अपोजिट कर लो कि कब वो ओबे नहीं करेंगी। वो ओबे नहीं करेंगी जब प्रेशर हाई होगा और टेम्परेचर लो होगा, बिल्कुल इसकी अपोजिट बात करनी पड़ेगी। तो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पर ओबे नहीं करती जो रियल गैसेस हैं गैस लॉस को। क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया। 13 की बारी है। कॉइल है जिसकी इंडक्टेंस 5 हेनरी है। अगर थोड़ा सा वो नजर आ रहा होगा धुंधला, तो मैं पढ़ भी रहा हूँ, उसको समझ जाना। ये 5 हेनरी गिवन है। इफ करंट थ्रू इट चेंजेस एट अ रेट ऑफ, अब ये मुझे भी क्लियर नजर नहीं आ रहा, 5 ही होगा। तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो कितना होगा ये हमें मालूम करना है। करंट जो चेंज हो रहा है वो 5 एम्पियर का चेंज हो रहा है और जो ये हमारे पास इंडक्टेंस है वो 5 हेनरी है। तो देखिए जो फॉर्मूला होता है ना बेसिकली ईएमएफ का, वो बराबर होता है किसके, सेल्फ इंडक्टेंस और साथ में आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा ये हमें मालूम करना है। एल जो है जो इंडक्टेंस है वो भी 5 के बराबर गिवन है और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो भी 5 के बराबर गिवन है। तो 5 5 25 वोल्ट, यानी कि जो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा वो 25 वोल्ट के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक चार्ज है Q, उसको प्लेस किया गया है स्टेशनरी रीजन के अंदर और वहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद हैं। तो जो नेट फोर्स उस चार्ज के ऊपर लगेगी वो कितनी होगी, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, सिर्फ मैग्नेटिक होगी, जीरो होगी, या दोनों की दोनों अप्लाई होंगी। याद रखिए जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उस पर जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है और जब चार्ज इन स्टेट ऑफ मोशन होता है तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होती है। फिलहाल जानबूझ के कहा गया है कि चार्ज स्टेशनरी है, तो चार्ज स्टेशनरी है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर असर नहीं डालेगी, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड असर डालेगी, अट्रैक्शन और रिपल्जन दोनों। ठीक है ना, याद रखना ये बात, स्टेशनरी चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होती है, मैग्नेटिक नहीं होती, और मैग्नेटिक होती है मूविंग चार्ज के ऊपर। क्वेश्चन 15, द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कांट बी एक्सप्रेस्ड एज। कौन सा फॉर्मूला एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन का नहीं हो सकता। डेल्टा क्यू डिवाइड बाय Q1 हो सकता है, क्योंकि जो फॉर्मूला आता है उसके अंदर आता है, ऊपर आता है Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1। तो ये वाला फॉर्मूला तो करेक्ट है ना, पहला वाला।
अच्छा, दूसरा वाला भी हो सकता है क्योंकि Q1 माइनस Q2 वर्क डन के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा वर्क डन डिवाइड बाय Q1, ये भी करेक्ट है। अच्छा, फिर ये लिखा हुआ है डेल्टा टी, डेल्टा टी भी हो सकता है क्योंकि T1 माइनस T2 होता है, तो उसको हम डेल्टा टी ओवर T1 भी लिख सकते हैं। वर्क डन ओवर टाइम नहीं हो सकता, वर्क डन पर यूनिट टाइम बेसिकली पावर होती है, तो वो एफिशिएंसी तो हो नहीं सकती हीट इंजन की। Question 16. The ratio between energy of X-ray photon to ultraviolet photon is 10 raised to the power something है जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहा, I think 2 ही है ये। The wavelength lambda of X-ray photon is equal to, तो wavelength का कैसा रिलेशन होगा ये हमें पता करना है with respect to X rays, ये हमें पता करना है। तो क्या कर लेंगे, देखिए रेशो दिया हुआ है एनर्जी का, जो एनर्जी है एक्स रे की और जो एनर्जी है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की, उनके दरमियान का रेशियो 10 रेज टू दी पावर 2 है। अगर हम, चलो पेज चेंज कर देते हैं, इस पेज पे बताते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16। एक्स रे की जो एनर्जी है और अल्ट्रा वायलेट की जो एनर्जी है वो बराबर है 10 रेज टू दी पावर 2 के, यही है, प्लस का 2, 10 रेज टू दी पावर 2। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेडिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, इधर बताते हैं। ये होता है एच सी ओवर लेमडा, लेमडा यानी कि एक्स रेज की, डिवाइडेड बाय ये भी हो जाएगा एच सी ओवर लेमडा, और वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की, ये हो जाएगा 10⁻² के बराबर। ठीक है ना, एच सी से एच सी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 ओवर लेमडा एक्स, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर लेमडा यू इज इक्वल टू 10⁻²। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, लेमडा यू ऊपर चला जाएगा, लेमडा एक्स नीचे आ जाएगा, 10⁻² आ जाएगा। तो लेमडा यू जो है, जो वेवलेंथ है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की, वो 10⁻² टाइम्स होगी वेवलेंथ ऑफ एक्स रेस के। तो हमें ये ढूंढना है 10⁻² इंटू एक्स रेस की वेवलेंथ, तो इसको हम लिख सकते हैं 100, और ये होगा लेमडा एक्स और लेमडा यू। तो हमें जो आंसर ढूंढना है वो हो जाएगा लेमडा यू डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू लेमडा एक्स। ठीक है, लेमडा यू डिवाइडेड बाय 100, लेमडा यू, ये लेमडा यू लिखा हुआ है डिवाइड बाय 100, दिस इज द आंसर। मिसप्रिंट हुआ हुआ थोड़ा, लेमडा यू लिखा हुआ है, बाकी कहीं पे भी नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता लेमडा यू के साथ, वो 100 जो है वो डिवाइड में ही जा रहा है। ठीक है ना, ये जो 100 है वो लेमडा यू के साथ डिवाइड में ही जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, द पैटर्न ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑब्टेन इन विल्सन क्लाउड चैम्बर इज थिक एंड कंटिन्यूअस। क्यों होता है विल्सन क्लाउड चैम्बर के अंदर जो अल्फा पार्टिकल्स का पैटर्न है वो थिक और कंटिन्यूअस क्यों होता है? क्योंकि उनकी आयनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा है, चार्ज भी ज़्यादा कैरी करते हैं। ठीक है ना, मेन बात जो है वो आयनाइजेशन की वजह से होती है, कि वो आयनाइजेशन की वजह से, क्योंकि आयनाइजेशन ज़्यादा है, इस वजह से वो जो विल्सन क्लाउड चैम्बर के अंदर उनका पैटर्न बनता है वो होता है थिक एंड कंटिन्यूअस ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 18 ये है, इफ कॉम्पटन शिफ्ट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ कॉम्पटन वेवलेंथ, तो स्कैटरिंग एंगल कितना होगा उस फोटोन का, हमें फाइंड करना है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। डेल्टा लेमडा जो आ रहा है ना, डेल्टा लेमडा का मतलब होता है कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ, वो हाफ है, इक्वल टू हाफ ऑफ द कॉम्पटन वेवलेंथ। जो कॉम्पटन वेवलेंथ होती है जिसे हम लेमडा सी से शो करते हैं, वो उसके हाफ के बराबर है, हाफ ऑफ लेमडा सी। तो बताइए क्या होगा उसका एंगल, वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो लेमडा, डेल्टा लेमडा है, ये बराबर होता है किसके, एच ओवर एम नॉट सी, और यहाँ पे आता है 1 माइनस कॉस थीटा, और 1/2 अपनी जगह पे, लेमडा सी खुद बराबर होता है एच ओवर एम नॉट सी, हाफ के बराबर है ना। जो जो कैंसिल हुआ कैंसिल करो, एम नॉट सी से एम नॉट सी, एच से एच कैंसिल हो गया। रीअरेंज करने का टाइम है 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, रीअरेंज करेंगे तो 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा, 1 माइनस 1/2 कितना हो जाता है, हाफ, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, और बेसिकली हमें कॉस इनवर्स मालूम करना है 1/2 का। तो कॉस इनवर्स 1/2 फाइंड करेंगे, ये आएगा बराबर 60 के। तो इसका मतलब जो डिफ्लेक्टिंग एंगल होगा, स्कैटरिंग एंगल होगा फोटोन का, वो 60 डिग्रीज के बराबर होगा। करेक्ट आंसर इज 60 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 19, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर। आइडियल एमीटर वो है कि जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो 0 के बराबर हो, वो एक आइडियल एमीटर कहलाएगा। एमीटर की खास बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि उसमें जो हमने शंट रेजिस्टेंस जोड़ी है वो कम से कम हो।
जितनी कम से कम होगी उतना बेहतर होगा। इस वजह से आइडियल एम मीटर की रेजिस्टेंस 0 होगी और आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होनी चाहिए, जितनी बड़ी होगी उतना बेहतर है। Question number 20. Which of the following produce more ionization while passing through a gas? Alpha particle, beta particle, electron, gamma rays. Alpha particles are highly ionizing radiation और सबसे ज़्यादा यही ionization produce करती हैं जब गैस से पास होती हैं। 21 dash of the following particle consist of fast moving electron. इसमें से कौन सा particle fast moving electron है? Beta particles are fast moving electrons. Gamma तो massless होते हैं, alpha particle helium का nucleus होता है। 22. Which series corresponds to ultraviolet region? कौन सा जो है वो ultraviolet region के अंदर पाया जाता है? लेमन सीरीज पाई जाती है ultraviolet region के अंदर। लेमन, बैल्मर, पैशन और ये आ गया ब्रैकेट और ये आ गया पॉलीफंड, ये पाई जाती है अल्ट्रावायलेट रीजन में। बैल्मर पाया जाता है विजिबल रीजन में और ये तीनों के तीनों पाए जाते हैं इंफ्रारेड रीजन में। क्वेश्चन नंबर 23. लाइफ टाइम ऑफ मेटास्टेबल स्टेट इज? मेटास्टेबल स्टेट जो है ना दूसरी स्टेट्स के लिहाज से अच्छी खासी स्टेबल होती है, एक्साइड स्टेट के लिहाज से अच्छी खासी स्टेबल होती है और ये है 10 रेज टू द पावर -8, बहुत ही कम वैल्यू है, सबसे कम वैल्यू है। और ये आ गया 10 रेज टू द पावर -3, ये है हमारी लाइफ टाइम मेटास्टेबल स्टेट की, जो कि 10 रेज टू द पावर 5 टाइम्स ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस। ये है एक्साइड स्टेट की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 24. K line is emitted due to transition of an electron from K shell to M shell, L shell to K shell, M shell to K shell या none of these. K line तब emit होती है जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जाके नॉकआउट करता है किसी इलेक्ट्रॉन को जो कि जो है वो K शेल के अंदर मौजूद हो, वहां से नॉकआउट करता है तो K अल्फा या K बीटा एमिट होता है, ठीक है ना। तो अगर K अल्फा एमिट होता है तो K अल्फा के अंदर इलेक्ट्रॉन L शेल से K शेल में जंप करता है, तब जाके हमें पहली K लाइन मिलती है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है L शेल से K शेल की तरफ, और K बीटा तब मिलती है जब M से K की तरफ वो मूव करता है, ट्रांजिशन होती है इलेक्ट्रॉन की। क्वेश्चन नंबर 25. द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एस्टेब्लिशेस दैट? जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो क्या एस्टेब्लिश करता है? लाइट ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ क्वांटा ऑफ एनर्जी, लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव, लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लाइट ट्रेवल्स ट्रांसवर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो करेक्ट आंसर यही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि एक्सप्लेनेशन की थी आइंस्टाइन ने कि एनर्जी जो है वो ट्रेवल करती है इन फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स नोन एज फोटॉन्स। क्वेश्चन नंबर 26. द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ एक्स रे फोटोन बाय एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड? जो प्रोसेस होता है स्कैटरिंग का एक्स रेज की, एक्स रे फोटोन का किसी इलेक्ट्रॉन के जरिए, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। बाकी अलग है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब ये है कि फोटोन आके टकराएंगे मेटल सरफेस से, इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे पेयर प्रोडक्शन में, गैमा रेज पास होंगी किसी हैवी न्यूक्लियस के करीब से, एनाइलेशन तो बिल्कुल ही अलग है। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, थोड़े से ब्लर होंगे तो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लो, चाहो तो अपने पास पेन से लिख लो किसी कॉपी के ऊपर। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय 1/ε0 इनटू म्यू नॉट। ठीक है, ये कौन सा वाला सवाल होगा, इतना धुंधला हो रहा है ये। 26, 27, ये होगा 28। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय लेंज लॉ, इंड्यूस्ड करंट लेंज लॉ से मालूम करते हैं। 29. टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट है टेस्ला। बी का यूनिट है बेसिकली, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी कहलाती है, क्योंकि इसकी बराबर किसकी होती है? बराबर होती है जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को डिवाइड कर देते हैं एरिया से, दैट्स वाई इसको कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अच्छा जी, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 30. किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ पावर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये वही यूनिट है जिसमें हमारा बिजली का बिल आता है। क्वेश्चन नंबर 31. द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर इज ड्यू टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, ना कि न्यूट्रॉन, ना कि प्रोटॉन, ना ही फोटॉन। क्वेश्चन नंबर 32. द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज? फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता है? ये कहलाता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, दिस वन। एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 33. द ग्राफ बिटवीन एफ एंड 1/r² इज? जो ग्राफ होता है फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान का, जो कि इनवर्सली रिलेटेड क्वांटिटीज हैं, तो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन होता है,
या पैराबोला होता है या हाइपरबोला होता है, एलिप्स होता है, तो याद रखिए ये इन्वर्सली रिलेटेड तो क्वांटिटीज़ हैं एफ और आर स्क्वायर कूलम्स लॉ के अंदर, बट एक अहम बात ये है कि ये जो ग्राफ बन रहा है वो बनी 1/r² की तरह मिला है। यहाँ पे हम फोर्स प्लॉट कर रहे हैं, यहाँ पर हम 1/r² प्लॉट कर रहे हैं विच गिव्स स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और बाकी सेक्शन सी और बी जो है इनकी प्रैक्टिस करना इंशाल्लाह, ये बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं, इनको भी कोशिश करो, और जितना कोशिश करोगे उतना अच्छा है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। और इन एमसीक्यूज के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल पूछ सकते हो। आई होप इससे बहुत हेल्प होगी आपको। अल्लाह हाफिज़।